वेल स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज हम लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात किया था कि मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड करते हैं। आज मॉलिक्यूलरिटी के बाद हम लोग यहाँ पर रेट लॉ और रेट इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये रेट लॉ क्या होता है, रेट इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके आधार पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेट लॉ और रेट इक्वेशन होता क्या है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से पहले समझ लें, उसके बाद इसको डिफाइन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि A प्लस बी रिएक्ट करके AB एज ए प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका रेट अगर लिखना होता है तो रेट हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों के कंपैरिजन में माइनस डी ए बटा डी टी बराबर क्या लिख देते हैं, माइनस डी बी बटा डी टी। और यहां लिख देते हैं डी ए बी बटा डी टी। ये हमारा रेट होता है। लेकिन रेट लॉ का कहना ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यहां ऐसे समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिव मास कहा जाएगा। और इन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट के एक्टिव मासेज के मल्टीप्लिकेशन रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactant to the power of their stoichiometric coefficient। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो एक्टिव मास। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। और उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लीजिए, ये भी कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लीजिए, और इसी 1 को क्या कहेंगे हम लोग, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। ये हो गया 1 मोल और ये भी हो गया कितना, 1 मोल। और ये 1 मोल इसका क्या हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। तो इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करना है, आपको पावर पर लेके आना है। इसको हम लोग रेट लॉ और रेट इक्वेशन कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, रेट लॉ और रेट इक्वेशन को लिखते हैं। The rate of reaction is directly proportional to the product of active masses
active masses of reactant to the power of their stoichiometric कोएफिशिएंट। और इसी को हम उठाकर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? इसको आप रेट लॉ कहिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट इक्वेशन। देखिए, रेट लॉ और या इसको हम लोग क्या कह देंगे? रेट इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट to the power of their stoichiometric coefficient। ये हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और में अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? हाँ, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखते हैं A+2B। यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब भी प्रोडक्ट से मतलब नहीं रहता है जनरली, और जब आप रेट लॉ भी लिखते हैं तो प्रोडक्ट से नहीं मतलब है, सिर्फ हमें किससे मतलब है? इसके रिएक्टेंट से। तो ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मोल मान लीजिए, ये 2 मोल हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का एक्टिव मास मल्टीप्लाई बाई B का एक्टिव मास, और A का 1 मोल है इसलिए यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिखेंगे, और B पर 2 है इसलिए इसका मतलब 2 मोल 2 मोल B है, इसलिए 2 मोल जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर चला आया पावर के रूप में, और ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 1 इंटू B टू द पावर 2, और यहाँ पर लिखते हैं वेयर। देखिए ऐसे लिखिए इसको, जहां की K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो K इक्वल टू क्या कहलाया जाएगा? रेट कांस्टेंट कहलाया जाएगा। तो ये है रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन। कि करना क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt, मतलब कि रिएक्टेंट को x मान लें तो क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt बराबर k इंटू A टू द पावर 1 और B टू द पावर 2। अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू A टू द पावर 1 इंटू B टू द पावर 2। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। x क्या है भाई? तो x रिएक्टेंट है। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ गया एक्टिव मास, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि एक्टिव मास क्या होता है, उसको थोड़ा डिफाइन कर लें और डिफाइन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन में जो हमने रेट लॉ लिखा उसमें एक्टिव मास एक टर्म आया था, तो एक्टिव मास को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स which participate in the reaction to form products are called active mass of रिएक्टेंट। मतलब क्या हो गया इसका कि रिएक्टेंट का वह मॉलिक्यूल जो कि आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसे हम क्या करते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है और एग्जांपल में आपके पास क्या है भाई, तो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर है और ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल है, वाटर भी 1 मोल है, तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करने के बाद ही 1 मोल किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल वाटर दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको कहेंगे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल वाटर। इन दोनों को क्या कहेंगे हम, एक्टिव मास कहेंगे। तो ये है एक्टिव मास, रिएक्टेंट का वह मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट में बदलता है, उसी को हम इसका क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आप समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, वही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस तरह से रेट लॉ लिखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स के आधार पे हम लोग कुछ रेट लॉ लिख लेंगे और रेट लॉ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे और उस एग्जाम्पल को का रेट लॉ लिखने की कोशिश करेंगे कि उसका रेट लॉ हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिए यहाँ पे H2 प्लस O2, यहाँ बना रहा है क्या 2H2O, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका हमको क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होगा भाई, देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx बाई dt, इसको कहेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट लेना है आपको, और रेट कांस्टेंट लेने के बाद यहाँ देखिए इस रिएक्शन को अगर देखें तो ये 2 मोल है और ये 1 मोल है। अब ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट लेना है। तो जैसे देखिए रिएक्टेंट हमारा क्या है, H2 का ये एक्टिव मास हो गया और एक्टिव मास, और ये हो गया O2 का एक्टिव मास। अब देखिए दोनों का तो एक्टिव मास का प्रोडक्ट ले लिए हैं हम। अब क्या करना है आपको कि इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, देखिए बार बार हम इसको कह रहे हैं कि इसको क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला आएगा, पावर में।
और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर होता है। कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर N2 प्लस H2 मिलाकर 2NH3 बना रहा है, ठीक है। 2NH3 यानी 3H2 यहाँ पे आ जाएगा, तब ये बैलेंस होगा रिएक्शन। अब देखिए इसका रेट लॉ और रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट लॉ को कैसे लिखेंगे, डी एकदम डायरेक्ट इसी तरह लिखिएगा, dx/dt। ये क्या हो गया आपका रेट लॉ हो गया, और ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, बराबर लिख देना है के क्या होगा आपका, तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन रेट कांस्टेंट, लिख देते हैं यहाँ पे रेट कांस्टेंट। अब देखिए रेट कांस्टेंट लिख दिए, उसके बाद देखिए ये 1 मोल N2 है और ये 3 मोल H2 है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक्टिव मास लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए हाइड्रोजन के एक्टिव मास से। अब नाइट्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसके ऊपर लिखिए, हाइड्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये लिखिए, और इस तरह से आप रेट लॉ लिख सकते हैं। तो हमेशा रेट लॉ को ध्यान रखिएगा, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये रिएक्शन हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रेट लॉ का रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए रेट लॉ में अब आगे हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए इसके आगे अगला टॉपिक पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा रेट लॉ के ऊपर। रेट लॉ जैसे एक एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि जैसे कि हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रेट लॉ लिख लेंगे। देखिए रेट बराबर क्या लिखेंगे, dx by dt is equal to k into CaO to the power 1 into H2 to the power 1। ये तो रेट लॉ हम लोग लिखना सीख गए थे कि रेट लॉ कहते किसको हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप रेट लॉ लिखना सीख गए हैं तो रेट लॉ में मौजूद जो एक्टिव मास के ऊपर क्या है, तो पावर है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, इसी के सम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा जाए तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अगर सिंपल रिएक्शन है तो आप क्या कीजिए, इसके यहाँ पे लिख दीजिए सम ऑफ पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए हम बता रहे हैं पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव मासेस। मतलब क्या हो गया, ये जो एक्टिव मास का पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको जोड़ दीजिए, तो क्या कर दीजिए, इसका 1 है, इसका 1 है बराबर 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ लिख के एक्टिव मास के ऊपर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर होता है उसको ऐड करना है, और ऐड करके सिंपल रिएक्शन का आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो देखिए एग्जामिनेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है आपसे, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पूछा जाता है। तो
तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है? देखिए, मॉलिक्युलरिटी में करना क्या है कि आपको सिर्फ जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको ऐड कर देना है, वो डायरेक्ट में आपका मॉलिक्युलरिटी हो जाता है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि आपको रेट और रिएक्शन का रेट लॉ लिखना होता है। रेट लॉ लिखने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक्टिव मासेस का जो स्टोइकियोमेट्रिक पावर होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर के रूप में होता है, उसको सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। तो चलिए डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। लिखेंगे यहाँ पे द सम ऑफ पावर of a stoichiometric coefficient of active masses of reactant in rate law are called ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन रेट लॉ। रेट लॉ में क्या करना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम को ऐड करना है, और वही क्या कहलाया जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे देते हैं आपको कि मान लिया जाए कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है किसका। तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन है, जैसे जो पहले रिएक्शन लिखे थे उसी को लिख लेते हैं। N2 + 3H2 बना दिया 2NH3। अब इसको आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले रेट लॉ लिखना है। तो आप क्या लिखिएगा? dxy dt = k इंटू एक्टिव मास किसका? नाइट्रोजन का। कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन का एक्टिव मास, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया? 3। तो अब देखिए आपको और सब इतना जब आप लिख लेते हैं, ये क्या हो गया आपका? रेट लॉ हो गया। इतना जब आप लिख लेते हैं तो इसके आगे आप कुछ नहीं करना। रेट लॉ लिखना अगर आप सीख गए तो इसके जो पावर्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रूप में उसी को ऐड कर देना है। तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ नहीं कीजिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर 3 है, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पता करते हैं। तो ये तो सिंपल मेथड हो गया, जिस मेथड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता करेंगे। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान में ये रखना होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है जो कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पता किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि देखने में रिएक्शन आपको लगेगा कि इसका ऑर्डर 3-4 होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर उसका 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। तो कैसे होगा ये सारा रिएक्शंस? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पहले टाइप देख लेंगे। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जहाँ तक देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, फिर सूडो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हैं, इनको 1 बाय 1 करके हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है?
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहेंगे जिसमें कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, रिएक्शन में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर हम CaCO3 लिखें और इसको हिट कर दें तो ये CaO प्लस CO2 में डिसोसिएट कर जाएगा। अब देखिए इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो इसका रेट लॉ देखिए, रेट इज इक्वल टू dx/y dt इक्वल टू k इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 मोल है तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव मास और इसका पावर 1, और ये पावर जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, यही तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, और इसलिए ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई रेट लॉ लिख रहे हैं जिसमें कि रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर सिर्फ पावर 1 आ रहा है और कोई दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिखाते हैं। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन भी अगर आप करना चाहें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच the reaction in which rate of reaction depends on concentration of only one reactant are called फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह देंगे। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। देखिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O है, बना रहा है CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पे, या फिर चलिए इस रिएक्शन को हटाते हैं, इस रिएक्शन को हटाकर एक दूसरा रिएक्शन लिखते हैं जिसमें कि क्या हम लिख सकते हैं, CH4 प्लस O2, यहाँ पर क्या बना रहा है, CO2 प्लस H2। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को रेट लॉ पहले लिखिए। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू dx/dt इक्वल टू k इंटू ऐसे नहीं लगाते हैं, k इंटू एक्टिव मास ऑफ CH4 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई एक्टिव मास ऑफ O2 टू द पावर 1। तो ये हो गया एक्टिव मासेस। अब देखिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन depends on two reactant molecules. Two reactant molecules are called second order reaction.
तो 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ऐसे तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। ऐसे आप चाहें तो ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आगे हम बताएंगे आपको कि 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उसके आधार पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन हम आपको लिख रहे हैं, यहाँ पर है H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है, और इस रिएक्शन को जब लिखते हैं तो ये 2HCl गैस बनाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर हीट देने की जरूरत होती है, सनलाइट लिखते हैं। सनलाइट यहाँ पे यूज होता है, और सनलाइट की मदद से ही हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट इसको देखें और लिखें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि रेट dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 और एक्टिव मास ऑफ Cl2, दोनों के पावर में 1 आ जाएगा। और आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 + 1 = 2, लेकिन ये 1 + 1 = 2 यहाँ पर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? हमने पहले आपको कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है, कि इन दोनों को रिएक्शन को देख के हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 फाइंड कर लें। यह क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, जिस थ्योरेटिकल क्वांटिटी के आधार पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कैसे पता होगा, प्रैक्टिकली पता होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट करेंगे, देखिए लिखते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज practically finded quantity. It cannot be find by theoretically. तो ये थियोरेटिकली फाइंड नहीं होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकली फाइंडेड क्वांटिटी, प्रैक्टिकली ही फाइंड कर सकते हैं, लैबोरेटरी में फाइंड किया जाता है, और इसको हम लोग थ्योरेटिकली नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि आप एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को लगातार आप रख के, मतलब एक कंटेनर में रख दीजिए और रख के उसको छोड़ दीजिए, तो सालों बीत जाएगा, लेकिन यह हाइड्रोक्लोरिक गैस में नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब कि ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर इन दोनों के ऊपर निर्भर करता तो प्रोडक्ट बनता, तो प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस के कॉन्सेंट्रेशन और क्लोरीन गैस के कॉन्सेंट्रेशन पर ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन यह देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को जब एक कंटेनर में रखकर सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब कि धूप में रख दीजिए, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप इसको रख देते हैं तो क्या होता है कि ये प्रोडक्ट बनाने लगता है। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर गया, सनलाइट के ऊपर, कि सनलाइट जितना ज्यादा मात्रा में होगा उतना ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा, सनलाइट जितना कम मात्रा में रहेगा उतना ही कम मात्रा में क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो सनलाइट की बातें हो गई। तो ये सनलाइट क्या है, कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, और इस सनलाइट की मदद से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन सनलाइट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन में सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिस रिएक्शन
in this reaction, rate of reaction does not depend upon concentration of H2 gas or Cl2 gas. That is, rate of reaction depends on amount of sunlight. So rate of reaction depends on amount of sunlight. So order of reaction is equal to 0. तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है कि और रेट ऑफ रिएक्शन किसके कारण चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द सन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना लिया जा रहा है, 0 लिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है जबकि मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली नहीं फाइंड कर सकते हैं। थ्योरेटिकली फाइंड करते तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 बोल देते, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली की जगह प्रैक्टिकली जब फाइंड किया गया तो देखा गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ज्यादा सनलाइट है तो ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, कम सनलाइट है तो कम प्रोडक्ट बन रहा है, सनलाइट नहीं है तो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन सनलाइट के ऊपर डिपेंड हो गया, इसलिए इसके कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं रह गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग को पढ़ना है, जिसको कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए पहले 0 ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन नहीं किया है, उसको पहले डिफाइन कर लिया जाए। हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन which does not depend upon concentration of active mass of reactant molecules. Active mass of reactant molecules. It only depends on external factors are called 0 order reaction। तो उसे हम क्या कहेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो ये हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए अगला रिएक्शन हमारे पास है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए वैसा रिएक्शन जो देखने में लगेगा कि जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन प्रैक्टिकली जब फाइंड किया जाएगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिलेगा। तो दिखता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन रहता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह के रिएक्शन को सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कि अगर थ्योरेटिकली फाइंड करें तो क्या मिलेगा आपको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। प्रैक्टिकली फाइंड करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। यानी दिखने का कुछ दिखने में ये 2 है लेकिन है कितना, 1। तो क्या हो गया, ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which depends on reactant active masses
which are in lesser quantity, but it does not depends on active mass of reactant molecules having active mass of reactant molecules having greater mass of excess, ग्रेटर की जगह पे एक्सेस लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सेस mass of reactant molecules are called pseudo order reaction। तो ये है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो तरह के रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसमें कि एक का अमाउंट बहुत ही कम होता है, दूसरे का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसमें कम अमाउंट वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर OCH3, इसको कहते हैं मिथाइल एसीटेट। और मिथाइल एसीटेट को जब वाटर में मिलाया जाता है तो ये बना देता है, या फिर मिथाइल की जगह पे यहाँ पे C2H5 कर दीजिए और मिथाइल एसीटेट की जगह पे यहाँ पे मिथाइल एसीटेट बोल दीजिए, ठीक है। इसको जब वाटर में मिलाया जाता है तो ये बनाता है CH3 C डबल OH और प्लस C2H5OH। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे तो प्रोडक्ट को छोड़ ही दीजिए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फिलहाल देखिए, अगर हम देख के थियोरेटिकली देखें, देखिए थियोरेटिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे? रेट dx by dt इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 डबल बॉन्ड C डबल O ऐसे लिखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे H2O के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो इसको देख के आपको क्या लगेगा, ये यहाँ पे 1 पावर है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equal to K into concentration of CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 पे ही डिपेंड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन is equal to 1। कैसे हो गया भाई? थ्योरेटिकली तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब फाइंड कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे देखिए, मान लिया जाए कि 2 फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और एक बहुत रिच है और एक पुअर है। तो जो पुअर स्टूडेंट है उसके पास 10 रुपीज़ है और जो रिच स्टूडेंट है उसके पास 10,000 रुपीज़ है। मतलब कि जो पुअर गरीब स्टूडेंट है उसके पास 10 रुपया है और जो अमीर स्टूडेंट है उसके पास क्या है? 10,000 रुपया है। अब दोनों मिलके एक विचार करते हैं कि चलते हैं मिठाई दुकान में और समोसा खाया जाए।
तो दोनों दोस्त तैयार हो गए, चलो ठीक है चलते हैं। अब मिठाई दुकान में गए, पता किए समोसा का रेट, तो समोसा का रेट था, एक समोसा का रेट 5 रुपये। तो दोनों मिलके क्या किए, एक एक समोसा खाए। तो जब दोनों ने एक एक समोसा खाया तो दोनों ने अपना अपना पैसा दुकानदार को दिया। तो जिस स्टूडेंट के पास 10 रुपया था, उसका आधा पैसा समोसा खाने में चला गया। 5 रुपया चला गया तो 5 ही रुपया बचा। लेकिन सोचिए जो अमीर स्टूडेंट है उसका, अगर समोसा वाले को उसने पेमेंट किया 5 रुपया, तो बच गया कितना, 9,995 रुपया। तो 10,000 में 5,000 रुपया निकल गया, तो उसके कंसंट्रेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ा, मतलब उसके अमाउंट पे कोई अंतर नहीं पड़ा। जबकि कम कंसंट्रेशन वाले यानी कि 10 रुपया वाले स्टूडेंट के 10 रुपया में से आधा समाप्त हो गया। तो यानी कि उसी आधार पे आप यहाँ पे समझिएगा कि होता क्या है कि ये जो इथाइल एसीटेट है इसका अमाउंट बहुत कम होता है, और ये जो वाटर है ये एक्सेस में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। आपको तो पता ही है कि वाटर में किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं तो वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का या फिर दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट कम होता है। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुगर का अमाउंट 1, 2, 3 टीस्पून हो सकता है, जबकि वाटर 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर तक हो सकता है। तो अमाउंट उसका बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से थोड़ा सा अमाउंट अगर कम भी हो जाए तो उससे इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। सपोज कीजिए 1 लाख मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल इसमें से घट गया इसका, तो इसको क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके कॉन्सेंट्रेशन पे। अतः ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। यानी इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दिखने में लगेगा ऑर्डर 2 है लेकिन ये रहता है ऑर्डर 1। और जनरली वैसे सारे मटेरियल जो कि, जैसे को आप पता कैसे करेंगे कि कौन सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रिएक्शन देखिए जो एक्सेस अमाउंट में रहे उस एक्सेस अमाउंट वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कंसीडर नहीं करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, और जिसका अमाउंट कम रहेगा उसको कंसीडर करेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया आपका सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पढ़ा रेट लॉ, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, उसको समझाया जाएगा दोबारा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, और उसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे और डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय।